हेलो दोस्तों, आइए रचना की आवाज़ में एक उपन्यास सुनते हैं जिसका शीर्षक है यार पापा और लेखक हैं दिव्य प्रकाश दुबे। 3 लोगों के बीच में चाय के 6 कप रखे थे। 3 खाली कप बीते हुए समय के लिए और 3 भरे हुए आने वाले समय के लिए। अगले दिन लॉ के फाइनल ईयर का आखिरी पेपर होने वाला था। 3 साल का साथ छूटने वाला था। मीता ने अपने बैग से तीनों की साथ वाली तस्वीर बाकी दोनों की तरफ बढ़ाई। क्या बे मीता, अब तू रुलाएगी क्या? मनोज ने कहा। हाँ, इतना सेंटी क्यों हो रही है? गजेंद्र ने कहा। कॉलेज ही तो खत्म हो रहा है, हम अलग थोड़े हो रहे हैं। मनोज ने हाथ आगे बढ़ाया। मीता की आंखों में आंसू थे। वो मनोज और गजेंद्र के सामने पहली बार रो रही थी। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। सालों मिलते रहना बे, मीता ने कहा। इन तीनों की क्लास का एक लड़का दूर से भागते हुए आया और चिल्लाया, मनोज तेरे घर से फोन आया था, जल्दी जा, कुछ इमरजेंसी है। तीनों हड़बड़ा कर उठे और आने वाले समय के लिए रखे 3 कप लुढ़क गए। ये 3 वो थे जिनकी दोस्ती की मिसाल पुणे लॉ कॉलेज में दी जाती थी। दोस्त रहे, दोस्ती रही, पर दोस्ती का रंग वैसा नहीं रहा जैसा उस तस्वीर में था। इन तीनों को ही नहीं पता था कि उस कॉल के बाद मनोज की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 30 साल बाद। कई बार आगे बढ़ने के लिए हमें रास्ते के पिछले सभी पुल जलाने पड़ते हैं, वरना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मनोज साल्वे देश का सबसे बड़ा नामी गिरामी वकील अपने जीवन के लगभग सारे पिछले पुल जला चुका था। वो इतना आगे निकल चुका था कि जहां से लौटना असंभव था। हम सभी अपनी परछाई ढूंढने के लिए अभिशप्त हैं। सूरज डूबने के बाद परछाई फैलकर रात हो जाती है। रात का अंधेरा असल में हमारे भीतर का एक छोटा सा टुकड़ा है, इसलिए हर किसी का अंधेरा दूसरे से अलग होता है और उजाले की खोज भी। हर आदमी में कई रातें होती हैं और हर औरत में कई से कुछ ज्यादा। तारे हमारे छूटे हुए सपने हैं। टिमटिमाती हुई रोशनी उन रास्तों की आवाजें हैं जो हम भटक चुके हैं। लंदन के ओपेरा हाउस की पहली पंक्ति में बैठा हुआ मनोज क्लासिकल म्यूजिक का आनंद ले रहा था। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद वो एक स्पेशल डिनर में शामिल हुआ जिसमें गिनती के 20 लोग थे। डिनर के बाद मनोज लंदन की गलियों में भटकता हुआ देर रात अपने रिजॉर्ट पहुंचा। उसने अपना फोन रिजॉर्ट में ही छोड़ दिया था। मनोज कई दिनों से छुट्टी की तलाश में था। इससे पहले कभी भी वो लंदन अकेले नहीं आया था। वो छुट्टियां मनाने एक दिन पहले ही पहुंचा था और उसकी टीम को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थे कि किसी भी हाल में उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। लेकिन ये फोन जिस आदमी का था उसको टाला नहीं जा सकता था। मनोज ने बेमन से कान पर फोन लगाया। यस, मनोज साल्वे स्पीकिंग। करीब 12 घंटे बाद लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर एक चार्टर प्लेन मनोज साल्वे के लिए तैयार था। ये प्लेन दिल्ली से आया था। साथ ही एक बड़ी कंपनी के ऑफिस का एक वाइस प्रेसिडेंट और एक डायरेक्टर लेवल का अधिकारी प्लेन में पहले से फाइल के लिए मनोज का इंतजार कर रहे थे। मनोज अगले 1 घंटे फाइल पर अलग अलग निशान लगाता रहा। उसने फाइल बंद की और पूछा, पेनल्टी कितनी की है? अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, 1200 करोड़। मनोज साल्वे ने एक छोटी सी नोटबुक में कुछ नोट किया। कुछ देर तक खुद सारी फाइलों को दोबारा पढ़ता रहा। अधिकारी बैठकर उसको देखते रहे। मनोज अपने नोट्स बनाता रहा। फाइल पढ़ने के बाद मनोज की नजर बाहर गई। सुबह होने वाली थी। वो कुछ देर तक बाहर देखता रहा। अचानक जैसे उसे कुछ याद आया हो, उसने एक पन्ना लिया और उसे पूरा भर दिया।
अधिकारी बेसब्री से उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे। मनोज ने पन्ना अपनी जेब में डाला। एक अधिकारी ने मनोज से पूछा, कोई चांस है? मनोज ने अपना पेन जेब में डाला और कहा, एक हियरिंग में केस क्लियर हो जाएगा। मेरी टीम ने बता दिया होगा। मेरी फीस पेनल्टी का 10% रहेगी। 120 करोड़। कंपनी के अधिकारी ने यह जानकारी रिपीट की। उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। एक अधिकारी ने वहां से उठकर अपने सैटेलाइट फोन से कॉल किया। कुल 1 मिनट की बात के बाद वह मनोज के पास आया और हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। रास्ते भर मनोज अपने टैब पर वीडियो गेम खेलता रहा। चार्टर प्लेन की खिड़की से सुबह का सूरज दिखने लगा था। एक दिन के बाद के अखबारों में खबर थी, मनोज साल्वे ने 12 मिनट में 1200 करोड़ का केस जिताया। ये खबर छपने से पहले मनोज वापस उसी चार्टर प्लेन के से लंदन अपनी छुट्टियां मनाने वापस लौट चुका था। हर शहर अपनी एक रफ्तार के साथ खुलता है। दिल्ली में सुबह टहलने वाले अभी घर लौट रहे होते हैं कि ये शहर कुछ लोगों के लिए भागने लगता है, या यूं कहें कि कुछ लोग अपनी रफ्तार से दिल्ली को भगाने लगते हैं। रोज सुबह सूरज के उगने से थोड़ा सा पहले लॉन टेनिस के कोर्ट में एक आदमी के पहुंचने के समय से घड़ी मिलाई जा सकती है। ये आदमी है मनोज साल्वे। उम्र के साथ साथ उसका खेल बेहतर होता जा रहा था। कहते हैं कि पुरानी शराब, पुराना डॉक्टर और पुराना वकील, इन तीनों पर हमेशा भरोसा करना चाहिए। पता नहीं ये कहावत है भी या नहीं। अगर नहीं भी है तो नई कहावत मानकर कुछ बातों पर भरोसा किया जा सकता है। हर उस बात पर भरोसा किया जाना चाहिए जो भरोसा करने लायक सुनाई पड़ती है। मनोज साल्वे ऐसी ही न जाने कितनी ही नई बातें अपने केस के रेफरेंस में कह दिया करता था। वह अपनी उम्र के 50वें साल में सबसे ज्यादा फिट था। रात को चाहे 2 बजे सोया हो, वो सुबह का टेनिस मैच मिस नहीं करना चाहता था। सुबह 8 बजे वह ऑफिस में होता। उसको चीजें जल्दी शुरू करके ज्यादा जल्दी खत्म करने की आदत थी। दिल्ली के हाई कोर्ट में आज देश की सबसे बड़ी विदेशी टेलीकॉम कंपनी पर लगे 5000 करोड़ की पेनल्टी का फैसला आना था। टेलीकॉम कंपनी की हार लगभग तय बताई जा रही थी। 9:30 बजे से शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर लगातार लुढ़क रहे थे। मनोज साल्वे की कार जैसे ही कोर्ट के बाहर आई, पूरा मीडिया उस पर टूट पड़ा। क्या आज आप अपने करियर का पहला केस हारने वाले हैं? क्या लगता है क्या फैसला आएगा? क्या आपने ऐसा हारा हुआ केस लिया ही क्यों है? उस दिन उसके चेहरे पर चिर परिचित मुस्कुराहट नहीं थी। मनोज साल्वे बिना कुछ कहे हुए आगे बढ़ गया। दलीलें पहले ही दी जा चुकी थीं। आज के बड़े फैसले पर देश भर की नजर थी। मनोज के साथ उसके जूनियर्स की फौज थी। मनोज बार बार अपने मोबाइल में शेयर मार्केट में उस शेयर के रेट चेक कर रहा था। शेयर लगातार गिरते जा रहे थे। देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी का ये हाल होगा किसी ने सोचा तक नहीं था। जज तय समय पर कमरे में आए। वहां जो हलचल थी वो खत्म हो गई। ऐसी शांति पसर गई जैसे कमरे में कोई ना हो। जज ने फैसला सुनाना शुरू किया। देश के सारे चैनलों की निगाहें इसी केस पर बनी हुई थीं। ऐसा बताया जा रहा था कि सरकार को इस केस में मोटी रकम मिलने वाली है। फैसला आना शुरू हुआ। जज को ये 5000 करोड़ की पेनल्टी का फैसला सुनाने में 10 मिनट का समय लगा। खबर बाहर आते ही शेयर मार्केट का रुख पलट गया। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, बाजी कभी भी पलट सकती है। इस कहावत के साथ एक और लाइन जुड़ी हुई थी जो कि इतनी पॉपुलर नहीं हुई। क्रिकेट और कोर्ट के फैसले में भी बाजी कभी कभी पलट सकती है। मनोज साल्वे जब बाहर निकला तो उसने हाथों को हवा में लहराकर वी बनाया
और उसके चेहरे पर चिरपरिचित मुस्कुराहट थी। शेयर मार्केट में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई शेयर एक ही दिन में गिरकर फिर पहले वाले स्तर पर तुरंत आ गया हो। कोर्ट ने फैसला कंपनी के पक्ष में लिया, ये कहते हुए कि अगर हम देश में बिजनेस करने में इतने रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे तो देश का नुकसान ही होगा। मनोज साल्वे ने बाहर निकलकर किसी सवाल का जवाब न देते हुए पहले से तैयार एक स्टेटमेंट को पढ़ा और बिना कोई जवाब दिए निकल गया। उसके मोबाइल पर दुनिया भर के मैसेज थे। सफलता का एक पैमाना ये भी है कि हर कोई आपका दोस्त होना चाहे। आदमी जब हर तरफ से फंस जाता है तब तो वो अच्छे वकील के पास जाते हैं। हारे हुए केस जीतना मनोज साल्वे की आदत ही नहीं, शौक भी था। अब वो अपने करियर के जिस मुकाम पर था उसको पैसे के लिए काम नहीं करना था, वो अपने मजे के लिए काम करता था। मनोज साल्वे को अपना वकील रख पाना किसी के लिए आसान नहीं था। क्लाइंट उसको नहीं, वो क्लाइंट को चुनता था। वो छोटे मोटे केस पैसे के हिसाब से नहीं चुनता था। मन किया तो प्राइमरी के टीचरों का केस 1 रुपए में लड़ लिया और सरकार को हरा दिया। कई मामलों में उसका केवल केस से लेना इस बात की गारंटी होता है कि फैसला क्या होने वाला है। जब वो कोर्ट में दलील देने के लिए उठता तो जज भी अपनी कुर्सी पर पीठ सीधी करके बैठता। मनोज की दी हुई दलीलों को, उसके बोलने के स्टाइल को कॉपी करने में नए वकील अपनी शान समझते। देश की लगभग सभी मैगजीन के कवर पर उसकी फोटो आ चुकी थी। देश के 100 सबसे धारदार व्यक्तियों की सूची में उसका नाम पिछले 10 साल से हिला नहीं था, बल्कि हर साल उसका नाम ऊपर ही बढ़ रहा था। देश का सबसे बड़ा अभिनेता, नेता और बिजनेसमैन सभी मनोज साल्वे के या तो दोस्त थे या होना चाहते थे। मीडिया की भीड़ को चीरते हुए मनोज साल्वे की कार दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में घुसी। मनोज ने अपनी बेटी साशा को फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन उठा नहीं। मनोज पिछले 2 साल से रोज लगभग इसी समय पर साशा को फ़ोन करता था और फ़ोन कभी नहीं उठता था। मनोज साल्वे के आने से पहले जो पार्टी बोरिंग लग रही थी उसमें एकदम से जान आ गई। उसके अंदर घुसते ही भीड़ ने उसे ऐसे घेर लिया, सभी आगे बढ़कर उसको बधाई दे रहे थे। मनोज साल्वे के आधे सफेद आधे काले बाल हवा में लहराते। 50 साल की उम्र के हिसाब से मनोज काफी फिट था। मनोज साल्वे ने उसी दिन एक मोबाइल कंपनी के लिए बहुत बड़ा केस जीता था। चाहे पार्टी किसी की भी हो, वो कभी पार्टी में 10 बजे के बाद नहीं रुकता। पार्टी में दिल्ली के बड़े से बड़े बिजनेसमैन थे। मनोज साल्वे का समय मिलना इतना ही अपने आप में बड़ी बात मानी जाती थी। एक बात तो जो मनोज को बाकी बड़े वकीलों से अलग बनाती थी वो ये थी कि किसी अमीर आदमी या उसके बच्चे को बचाने का केस वो कभी नहीं लेता था। पार्टी अपने उफान पर थी। मनोज कोने में अपना एक पैग लिए बैठा हुआ था। उसने दोबारा साशा को फोन मिलाया, लेकिन फोन नहीं उठा। मोबाइल कंपनी का सीईओ मनोज के पास बैठा हुआ था। सामने टीवी पर मनोज साल्वे का दिन में कोर्ट के बाहर निकलते हुए उंगलियों से वी का निशान बनाए हुए वीडियो चल रहा था। आप हमारी कंपनी के एडवाइजरी बोर्ड में आ जाइए, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, सीईओ ने मनोज की तरफ देखते हुए कहा। मनोज सीईओ को देखकर मुस्कुराया। आप मुझे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, यह कहकर चल दिया। सीईओ को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। घड़ी में 10 बज चुके थे। अचानक पार्टी में सन्नाटा छाने लगा। एकदम से प्लेट उठाने तक की आवाज आने लगी। सब के सब अपने मोबाइल देखने लगे। ऐसा कम होता है कि जिसकी खबर सामने हो वो आपके साथ कमरे में हो। एक गुमनाम वेबसाइट ने रिपोर्ट की थी कि इस देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक मनोज साल्वे की लॉ डिग्री नकली है। उस वेबसाइट में मनोज साल्वे के बैच के सभी लोगों के नाम थे, लेकिन पास होने वालों के में मनोज का नाम नहीं था। अगर आग की तरह फैली खबर
आग की तरह फैली। ट्विटर पर जंग छिड़ गई। चूंकि पिछले कुछ सालों में मनोज ने सरकार को कई मामलों में आड़े हाथों लिया था, इसलिए लोग मनोज के पक्ष और विपक्ष में बटे हुए थे। कुछ को लग रहा था कि ये केवल मनोज को बदनाम करने की साजिश है। कुछ ही मिनटों में हजारों ट्वीट हो चुके थे। मनोज अपनी कार में बैठ ही रहा था कि उसकी पर्सनल असिस्टेंट प्रियंका ने उसको खबर दिखाई। सर, न्यूज़ चैनल आपका कमेंट मांग रहे हैं। प्रियंका ने हिचकिचाते हुए कहा, बुलशिट, कोई कमेंट नहीं देना मुझे। यह कहकर मनोज अपनी कार में बैठ गया। कार की पिछली सीट पर स्क्रीन में भी वही न्यूज़ चल रही थी। मनोज ने स्क्रीन को ऑफ किया और फरीदा खान की अपनी मनपसंद गजल लगा दी। दिन भर की थकावट के बाद फरीदा खानम की आवाज उसे ऐसे लगती जैसे कोई हल्के हल्के माथे को सहला रहा हो। वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं। इनको खोकर कहीं जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो। देश भर के कुछ हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट के मैसेज उसके मोबाइल में पड़े थे। उसने मोबाइल का डेटा ऑफ कर दिया। तभी एक बड़े न्यूज़ चैनल की एंकर का फोन आने लगा। ये एंकर हमेशा मनोज साल्वे के पीछे पड़ी रहती थी। मनोज ने फोन नहीं उठाया। बाद में उसने कई फोन मिलाने के लिए 1-2 बार फोन उठाया, लेकिन फोन लगाया नहीं। ड्राइवर ने कार घर के रास्ते पर मोड़ दी। मनोज कुछ दिन पहले ही अपना बड़ा आलीशान घर छोड़कर एक 3 कमरे के अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। बड़े घर का खालीपन छोटे घर के खालीपन से ज्यादा बड़ा लगता है, इसलिए छोटे घरों में उतना अकेला नहीं लगता। अपार्टमेंट के कमरे में से दूसरे घरों की कोई ना कोई जलती हुई बत्ती दिखती रहती है, तो सूनापन थोड़ा कम लगता है। मनोज अब ज्यादातर यहीं रहता था और कभी कभार ही अपने बड़े घर में जाता था। अपने अपार्टमेंट में पहुंचकर उसने खिड़की खोलकर बाहर देखा। घर साफ सुथरा था, और इतना साफ सुथरा था कि घर ही नहीं लग रहा था। रहने वालों की बेतरतीबी घर बनाती है। यूं तो घर आते ही वह कपड़े बदल लेता था, लेकिन आज ठीक वैसे ही आकर कुर्सी पर पड़ गया। घर का म्यूजिक सिस्टम ऑटोमेटिक था, तो कार वाला गाना धीमे धीमे यहाँ भी बजने लगा। तभी उसके मोबाइल पर उसकी बेटी साशा का मैसेज आया, नहीं करनी मुझे बात। मोबाइल देखकर मनोज ने अपनी गर्दन पर लगी टाई को ढीला किया। अपनी पढ़ने लिखने वाली मेज से पुरानी सिगरेट का पैकेट निकालकर बालकनी में आ गया। अपनी बड़ी सी बालकनी में बैठकर सामने वाली खिड़कियों में देखने लगा। जीवन के अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग लोग दिख रहे थे। कोई लग रहा था कि कोई लड़ रहा है, कोई प्यार में था, कहीं जीवन धीरे था तो कहीं तेज। कोई पार्टी करने की तैयारी में था, तो कहीं एक एक कदम मुश्किल से पैर पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि सामने खिड़कियों में पूरा जीवन बह रहा हो। डिब्बी की बची हुई 2 सिगरेट खत्म हो चुकी थी। बहुत महीनों के बाद उसने सिगरेट पी थी, इसलिए मुंह में एक कसैलापन था। उसकी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। जैसे रात गहराती जा रही थी, सामने बिल्डिंग की बत्तियां धीरे धीरे कम होती जा रही थी। उसके कमरे की दीवार पर सजे कई मेडल उसको देख रहे थे। वो उठा और उसने अपने ड्राइवर को फोन मिलाने के लिए मोबाइल उठाया, तो देखा 2 बज चुके थे। उसने गाड़ी की चाबी उठाई और अपनी बिल्डिंग से निकल गया। कार लेकर वो एक बंगले में पहुंचा। बंगले के बाहर लिखा था गजेंद्र चौहान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। चूंकि इस बंगले में उसका आना जाना लगा रहता था, इसलिए उसे किसी ने रोका नहीं। चाय आई और फिर उसके 2 मिनट बाद गजेंद्र चौहान। क्या हो गया यार पार्टनर? ये पूछते पूछते गजेंद्र को समझ आ गया था कि कुछ तो हुआ है। मनोज के चेहरे पर जो भाव थे वो उसके करीब 30 साल पहले उसने देखे थे।
गजेंद्र और मनोज एक ही समय पर कॉलेज में साथ थे, लेकिन गजेंद्र की उम्र मनोज से कम 5 साल ज्यादा लग रही थी। बाल रंगे हुए, हल्की सी तोंद, शरीर में 25 साल सरकारी नौकरी करने वाली थकावट। क्या हो गया का कोई जवाब मनोज ने नहीं दिया। मनोज ने सामने रखी चाय का आखिरी सिप लेते हुए कहा, चलो। गजेंद्र ने पूछा नहीं कि कहाँ। वे दोनों अब मनोज की कार में थे। बताओगे पार्टनर, हुआ क्या है? गजेंद्र ने अपने आप को कार में एडजस्ट करते हुए पूछा। लॉ की डिग्री नकली है, ये बात बाहर आ गई है। मनोज ने बिना चेहरे पर शिकन लाए कहा। गजेंद्र के चेहरे का रंग भी उड़ गया। कैसे? मुझे नहीं मालूम। फिर अब? समझ नहीं आ रहा, इसलिए तो तुम्हें साथ लाया हूं। कार एयरपोर्ट के पास के 24 घंटे चलने वाले कैफे पर रुकी। ऑर्डर करने के बाद दोनों एक दूसरे को देखते रहे। गजेंद्र तब तक अपने मोबाइल पर ट्वीट चेक कर चुका था। पीछे ही पड़ गए हैं तुम्हारे। वो तो पता है, लेकिन करें क्या? करना क्या है, डिनाई कर दो, मैसेज कर लेंगे। गजेंद्र ने कॉफी के साथ रखी कुकी का एक टुकड़ा खाते हुए कहा। नहीं हो पाएगा मैनेज। जब से प्रैक्टिस शुरू की है तब से बस दुश्मन ही बनाए हैं। बात अब खुल चुकी है। फिर क्या सोचा है? सोच रहा हूँ गलती मान लेता हूँ, और जो ये इमेज बनाई है इतने साल में, उसको एक झटके में स्वाहा कर दोगे। इट विल बी सुसाइडल। एक झटके में करियर खत्म हो जाएगा। काफी खत्म हो चुकी थी। कॉफी खत्म हो चुकी थी। एक एक कॉफी पीते हैं, फिर सोचते हैं। गजेंद्र ने वेटर को इशारा किया। कॉलेज के समय की जैसे ही दूसरी कॉफी ऑर्डर हुई। जब वे पीते थे तो 2 बार पीते थे। एक बार में बातें पूरी नहीं होती थी। दूसरी कॉफी आने तक दोनों चुप थे। सामने रखी टिश्यू पेपर पर मनोज कुछ लिख रहा था। तुम्हारे एजुकेशन लीव का क्या हुआ? मनोज ने पूछा। सेट है, जब चाहूंगा हो जाएगा। जब नौकरी शुरू की थी तो सोचा था कि दुनिया बदल देंगे। 25 साल साले कैसे निकल गए? गजेंद्र ने कहा। तुम पुणे गए थे ना? कोई लेक्चर था ना? कैसा गया? हाँ यार पार्टनर, अपने कॉलेज में लौटकर अच्छा लगता है। मीता मिली थी, अपने कॉलेज की प्रिंसिपल हो गई है। उसी ने बुलाया था, तुम्हें पूछ रही थी। हाँ यार, उससे सालों से सही से बात ही नहीं हुई। कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस में मुझे मिली थी, लेकिन मैं बहुत कम देर के लिए मिल पाया। मनोज की आवाज में पछतावे की आहट थी। अब कर लेना उससे बात। वैसे कॉलेज जाकर लगा कि ब्रेक लेना चाहिए। सोच लिया है कॉलेज जाऊंगा, 1 साल आराम करूंगा, नए लोगों से मिलूंगा। बोर हो गया हूं यार डेमोक्रेसी में, वही तामझाम। गजेंद्र ने कहा। आइडिया बुरा नहीं है, पलक झपकते ही लाइफ फिसल जाती है पार्टनर, लेकिन यार कॉलेज जाने का टाइम नहीं है। मनोज अब मुस्कुरा रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तुम साले हंस कैसे रहे हो? आग लगी हुई है, मीडिया वाले खा जाएंगे तुम्हें। मनोज खूब जोर से हंसा। कितनी भी बड़ी खबर हो, कुछ घंटे में बासी हो जाती है। वो टेंशन नहीं है। 1-2 दिन चलेगा मीडिया में, फिर लोग भूल जाएंगे। मनोज की ये मुस्कान गजेंद्र बहुत अच्छे से पहचानता था। साशा कैसी है? गजेंद्र ने पूछा। 1 साल हो गए, बात ही नहीं कर रही। रोज कोशिश करता हूं। मनोज ने कैफे के बाहर तेजी से निकलती गाड़ी को देखते हुए कहा। गजेंद्र ने मनोज को बीच में काटते हुए पूछा, मैं बात करूं? कोई फायदा नहीं। लोगों के केस सॉल्व करने के चक्कर में तुमने खुद को कितना उलझा लिया है। गजेंद्र ने अब सीरियस होते हुए कहा। साशा बात नहीं करती, बस यही लगता है कि। मनोज कहते कहते रुक गया।
वो शायद अपनी उलझी हुई जिंदगी को सुलझाने का सिरा ढूंढने लगा था। कैफे से उगता हुआ सूरज दिख रहा था। दोनों का ध्यान सूरज पर गया। कॉलेज में रात भर बात करते थे यार हम, मनोज ने कहा। लगता था कि रात भर बात करके हमने ही सूरज को उगाया है। बात नहीं करते थे तो सूरज नहीं उगता था, गजेंद्र ने जोड़ा। सुबह हो गई है, कुछ देर सो जाओ, कल का दिन लंबा होने वाला है। गजेंद्र यह कहकर उठ गया। गजेंद्र को छोड़कर जब मनोज अपने घर पहुंचा तो वहां मीडिया वाले पहले से ही जा पहुंचे थे। वो घर के बाहर से लौट गया और वापस गजेंद्र के घर जाकर सो गया। उसने सोने से पहले अगले दिन के सभी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए।